दोस्तों, आरएस स्टडी सर्किल में आपका स्वागत है। आज हम जियोपॉलिटिकल इश्यूज पर डिस्कशन करेंगे, यानी कि भू राजनीतिक संघर्ष के क्षेत्र या भू राजनीति क्या होती है। दुनिया में ऐसे कौन से स्थल है जो भू राजनीतिक रूप से महत्व रखते हैं आपके, उन सब के बारे में आज की क्लास में डिस्कशन होगा। पहले हम परिभाषा देखेंगे कि भू राजनीति किसे कहते हैं, भू सामरिक किसको कहते हैं, और आजकल एक शब्द और चलता है भू अर्थशास्त्र, यानी कि जियो इकोनॉमिक्स। इन सब के बारे में पहले हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे और फिर आपके इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। अभी आप लोगों ने जैसे पिछली बार आरएस मेंस में ज्योग्राफी में क्वेश्चन आया था, साउथ ईस्ट एशिया का जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस क्या है, तो इसी प्रकार इस बार भी आपके प्रश्न पूछा जा सकता है, चाहे 50 शब्दों का पूछो, लेकिन आपके ये टॉपिक हमेशा महत्वपूर्ण रहा है और आप लोगों के लिए इस बार भी परीक्षा के हिसाब से महत्वपूर्ण है। जियोपॉलिटिक्स की जो शुरुआत है वो अगर अपन देखें तो ये आपके फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, उस दौरान जो है हम इसको देखते हैं। जब आपके मैकाइंडर आए, उन्होंने हार्टलैंड थ्योरी दी, बाद में आपके स्पाइकमैन आए और उन्होंने रिमलैंड थ्योरी की बात की। तो पॉलिटिकल जियोग्राफी जो भूगोल की एक ब्रांच है, उसका विकास जो है वो हम 20वीं सदी के आरंभिक दशकों में देखते हैं। तो भू राजनीति होती क्या है, सबसे पहले अपन बात इसकी करते हैं आपके। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को देखो, शब्द है भू और राजनीति, यानी जियो और पॉलिटिक्स, यानी कि तो अर्थ का अर्थ आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने वाले भौगोलिक क्षेत्र भू राजनीतिक क्षेत्र कहलाते हैं। ये क्षेत्र आर्थिक, राजनीतिक, सामरिक व सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। तो इनको अपन भू राजनीतिक क्षेत्र कहते हैं, यानी कि भू राजनीति का मतलब हुआ कि ऐसी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो भौगोलिक क्षेत्रों के इर्द गिर्द घूमती हो, उसको अपन जियो पॉलिटिक्स कह सकते हैं। तो इसमें जो एस्पेक्ट आते हैं आपके, वो देखो आप लोग, एक तो आया आर्थिक, एक आया आपके पॉलिटिकल, एक आया स्ट्रेटेजिकल और एक आया कल्चरल, यानी कि इन सभी रूपों से वो भू राजनीतिक क्षेत्र मायने रखता है। अगर शब्द आता आपके भू सामरिक, तो आपको थोड़ा सा वहां पर अंतर लिखना पड़ेगा। अगर शब्द आ जाता आपके भू सामरिक की, किसको कहते हैं कि भू सामरिक क्षेत्र कौन से है, जियो स्ट्रेटेजिकल, ठीक है ना। तो इसमें से एक एस्पेक्ट जो है यहाँ आपके काम आएगा। एक एस्पेक्ट कौन सा काम आएगा वो आप सभी को पता है, इससे चीजें आपको स्पष्ट दिख ही रही है, ठीक है ना। अगर भू सामरिकी की बात की जाए तो आपके इसमें से सिर्फ ये, यानी कि जो सैनिक रूप से जो महत्वपूर्ण स्थान जो आपके मायने रखते हैं, जैसे डिएगो गार्सिया है, सियाचिन ग्लेशियर है, डोकलाम है, गलवान घाटी है, वो आपके इसमें आते हैं। यानी कि ऐसे भौगोलिक क्षेत्र जो सैनिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं, उनको हम बोलते हैं भू सामरिक क्षेत्र। अब देखो, सैनिक रूप से मैंने बताया कि वो क्षेत्र, अगर हिंद महासागर की अपन बात करें तो हिंद महासागर तो आएगा आपके भू राजनीतिक क्षेत्र में, क्योंकि वहां से व्यापार भी होता है। सैनिक रूप से भी वो महत्वपूर्ण है, राजनीतिक रूप से भी, क्योंकि खूब सारे देश जो है उसके तटवर्ती भाग में स्थित है, ठीक है। और कल्चरल, सांस्कृतिक रूप से भी अपन देखते हैं हिंद महासागर जो है पुराने समय से जो सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और वहाँ के जो तटवर्ती देश है उनकी संस्कृतियों में काफी हद तक
समानताएं मिलती है आपके, तो वो आपके हो गया भू राजनीतिक क्षेत्र। अगर उसका अपन एक एस्पेक्ट देखें, सिर्फ इसकी बात करें, तो ये आपके आ जाएगा भू सामरिकी क्षेत्र। तो आपके जैसे सियाचिन ग्लेशियर है, ठीक है ना, इसी तरह आपके डोकलाम है, ये डिएगो गार्सिया है, जिनके बारे में नुब्रा घाटी है, ये आपके जो है इस हिसाब से मायने रखते हैं। और अगर अर्थव्यवस्था की बात करें, तो वो ऐसे क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र, जो आपके अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हो। जैसे आजकल समुद्रों को लेकर ब्लू इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट आया है, तो वो आपके भू अर्थशास्त्र की बात होती है। या आपके जैसे चाइना की जो BRI है, ठीक है ना, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, तो अगर वो LSR है यानी लैंड सिल्क रूट है, तो वो जो पूरी जहाँ से गुजरती है, तो वो भू अर्थव्यवस्था के रूप से मायने रखता है, क्योंकि वो कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगी, तो व्यापार वाणिज्य में वृद्धि होगी। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपके ध्यान रखनी होती है कि किस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को अपन समझ सकते हैं, भू राजनीति को। और ये आपके मैकाइंडर का जो हार्टलैंड, हृदय स्थल सिद्धांत था, वो साइबेरिया के आसपास था। उसने कहा था कि जो इस पे राज करेगा वो यूरोप पे करेगा, और जो यूरोप पे करेगा वो पूरी दुनिया पे राज करेगा। बाद में जब स्पाइक मैन आया, तो उसने उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा चेंज किया, क्योंकि जो बंदरगाह है, समुद्री मार्ग है, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका आपके हम देखते हैं। और आज भी जैसे भारत का भी 90% से ज़्यादा जो व्यापार है वो आपके समुद्री मार्ग से होता है, तो इनकी भूमिका बढ़ जाती है। तब फिर उन्होंने रिमलैंड का कॉन्सेप्ट दिया। रिमलैंड का मतलब जो तटवर्ती इलाका है, कि जो इस पे शासन करेगा वो दुनिया पे राज करेगा। तो ये आपके जियोपॉलिटिक्स जो है चेंज होती रही है। आपके दुनिया में जो कॉन्फ्लिक्ट जोन है मेजर, जहाँ पे भू राजनीतिक संघर्ष हो रहा है, वो आपके कौन कौन से है, उसको अपन थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है ना। तो आपके यहाँ से अफ्रीका से ये चीज़ें शुरू होती है आपके। ये जो भाग है आपके पश्चिम एशिया, इधर आपके साउथ ईस्ट एशिया, और ये पूर्वी चीन सागर। तो भू राजनीति के जो मेन जो संघर्ष के क्षेत्र है वो आपके इसी भाग में आपको मिलेंगे। पापुआ न्यू गिनी हो गया आपके, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया हो गया आपके। तो आपको जो चीज़ें देखनी है वो यहाँ पे अपन देखेंगे। तो देखो, अगर आपके वर्तमान में अगर अपन बात करें कि कौन से ऐसे क्षेत्र है, तो एक तो ये पूरा भाग है आपके, ठीक है, जिसको आपके नॉर्थ अफ्रीका अपन बोलते हैं। और ये पूरा पश्चिम एशिया, यानी कि अफगानिस्तान जो है वो सेंट्रल एशिया में आ जाता है, ईरान से लेके, और ये पूरा भूमध्य सागर, जिसमें आपके जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, ये सारे आ जाते हैं आपके। तो ये पूरा भाग जो है इसमें आता है। फिर आपके नॉर्थ अफ्रीका का, इसको वाना कहा जाता है आपके, ठीक है। वाना का मतलब हुआ वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीका। एक तो भू राजनीतिक संघर्ष क्षेत्र ये है। एक आपके यहाँ पे पूर्वी यूरोप है, जिसमें कैस्पियन सागर वगैरह ये वाला भाग है आपके, ये आपके इसमें आता है, ठीक है। दूसरा ये है भौगोलिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र, इसमें ये इजराइल, फिलिस्तीन और सारे आ गए आपके पश्चिम एशिया का। फिर आपके ये है सेंट्रल एशिया, CAR, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक वाला जो भाग है, 5 वो देश है, और अफगानिस्तान को भी अपन इंक्लूड करें तो ये क्षेत्र भी भू राजनीतिक संघर्ष का क्षेत्र है। फिर ये पूरा आपके भू राजनीतिक संघर्ष का क्षेत्र है, पूरा हिंद महासागर आपके। फिर आपके ये दक्षिण पूर्वी एशिया और पूर्वी चीन सागर हो गया आपके, पूरा भाग ये आपके इसमें आता है, दक्षिण पूर्वी एशिया व पूर्वी चीन सागर। और फिर आपके सॉरी, दक्षिणी चीन सागर आपके इसमें, दक्षिणी चीन सागर, दक्षिण चीन सागर। और ये वाला जो भाग है आपके इधर वाला हो गया पूर्वी चीन सागर, इस चाइना सी। तो अगर आप आज भी अगर प्रश्न आता है कि मेजर कॉन्फ्लिक्ट जोन कौन से है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो इन्हीं क्षेत्रों में अपने को ज़्यादा हलचल दिखाई देती है। ये हमेशा से हाईलाइट रहा आपके पश्चिम एशिया वाला। जब से यूक्रेन युद्ध हुआ है, तो पूर्वी यूरोप भी जो है भू राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। फिर पश्चिम एशिया से भू राजनीति थोड़ी इधर शिफ्ट हुई, जैसे चाइना ने आसपास के जो आपके द्वीप वगैरह थे उन पर अपना क्लेम किया, चाहे वो पूर्वी चीन सागर हो या। तो ऐसा कहा गया कि आपके जियोपॉलिटिक्स की जो एक्सिस यानी दूरी है वो पूर्व की तरफ शिफ्ट हो गई है, क्योंकि इधर अमेरिका की भी आपके एशिया प्रशांत में जो भागीदारी बढ़ी,
फिर ऑस्ट्रेलिया हुआ आपके क्वाड्रिलेटरल बन चुका है। तो ये सारी चीज़ें इस भू राजनीति को हाईलाइट कर रही थी, इस वाले क्षेत्र को। लेकिन जैसे ही वापस इसराइल फिलिस्तीन युद्ध शुरू हुआ तो फिर वापस पश्चिम एशिया जो है वो आपके महत्वपूर्ण हो गया। बीच बीच में जैसे हौदी जो आपके यमन की जाति है उसके द्वारा, और यहाँ पर जिबूती सोमालिया इन डाकुओं ने जब यहाँ के जहाज़ों को लूटना शुरू किया तो हिंद महासागर की भी भू राजनीति बढ़ गई आपके। और चीन ने जब अपनी आपके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो भाग MSR है, मेरी टाइम सिल्क रूट है, यानी कि समुद्री रेशम मार्ग वाला प्रोजेक्ट जब लॉन्च किया है तो इससे भी जो है हिंद महासागर भी आपके महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है कि ये जो है मेजर जो कॉन्फ्लिक्ट जोन है, संघर्ष के जो क्षेत्र है दुनिया में, वो आपके ये है। इनके बारे में जो है अपन इस क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो पहले मैंने आप लोगों को चीज़ बता दी कि भू राजनीति का क्या अर्थ होता है। तो भू राजनीति का अर्थ होता है कि ऐसे क्षेत्र जो सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक और सामरिक चारों दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण होते हैं। तो हम जब भी किसी क्षेत्र विशेष की इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए कि आपके प्रश्न आया कि मध्य एशिया का भू राजनीतिक महत्व बताओ, तो अब आपको ये चारों एस्पेक्ट कवर करने हैं, सिर्फ एक बात नहीं लिखनी है। पहले आप बताओ कि राजनीतिक रूप से क्या महत्वपूर्ण है वो, आर्थिक रूप से किस प्रकार महत्वपूर्ण है, सामरिक रूप से किस प्रकार महत्वपूर्ण है, और सांस्कृतिक रूप से किस प्रकार महत्वपूर्ण है, और फिर इन चारों में क्या चुनौतियां है, फिर महाशक्तियों की क्या आपके इसमें रोल है, भूमिका है, और फिर भारत का वहाँ पे क्या दृष्टिकोण है। तो ये सारा जब अपन चीज़ें करते हैं तब आपके ये क्वेश्चन जो है वो कवर हो पाता है। तो हम बात यहाँ पे जियोपॉलिटिकल इश्यूज की आपके करेंगे। तो भू राजनीति की अगर अपन बात करते हैं मुद्दों की, जियोपॉलिटिकल इश्यू, तो सबसे पहले बात करेंगे पश्चिम एशिया। ठीक है, ऐसे ही आपके प्रश्न आ सकता है पश्चिमी एशिया। हालांकि अमेरिका के लिए जो है ये आपके मिडल ईस्ट में आता है, क्योंकि ईस्ट के बीच में आता है, इसलिए अमेरिका के जो रणनीतिकार है वो इसको मिडल ईस्ट कहते हैं। हमारे लिए तो ये वेस्ट एशिया है। ठीक है, अमेरिका के जो रणनीतिकार है वो आपके इसको मिडल ईस्ट कहते हैं। भारत वगैरह ये भाग ईस्ट में आता है, और आपके चाइना है, जापान है, कोरिया है, वो उनके लिए फार ईस्ट में आता है। ठीक है ना। तो पश्चिम एशिया का भू राजनीतिक महत्व बताओ तथा महाशक्तियों की इस क्षेत्र में भूमिका को स्पष्ट करो। भूमिका को स्पष्ट करो। तो एक तो आपके ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपके। ठीक है, फिर आपके इजराइल फिलिस्तीन पूरे संघर्ष के ऊपर आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अगर अपन बात करते हैं पश्चिम एशिया के भू राजनीतिक महत्व की, और यहाँ पे संघर्ष के मुख्य कारण क्या है, तो यहाँ पे दो चीजें हैं जिसकी वजह से ये क्षेत्र आपके हाईलाइट है। ठीक है, एक तो आपके इजराइल फिलिस्तीन विवाद, तो पहला तो है ये, और दूसरा है आपके अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद। इन दो कारणों से जो है ये आपके चर्चा में है। इसका महत्व ही क्या है इस क्षेत्र का, वो आप सभी को पता है। अगर अपन राजनीतिक रूप से देखें तो यहाँ पे अधिकतर मुस्लिम आबादी वाले देश है, जो अरब जगत है, GCC है, OIC है, ऐसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे। ठीक है ना। सऊदी अरब जो है आपके यहाँ पे इन देशों का प्रतिनिधित्व करता है। सऊदी अरब जो है क्षेत्रफल के हिसाब से भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है एशिया में। तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। तो पॉलिटिकल रूप से जो है यहाँ पे इस क्षेत्र में खूब सारे देश है जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर दूसरा आपको ये बताना है कि फिर इसका आर्थिक महत्व क्या है। तो पेट्रोलियम है, हाइड्रोकार्बन के भंडार है आपके, वो सारी बातें आ जाएगी आपके इस क्षेत्र में। दूसरा जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है यहाँ पे, चाहे वो आपके स्वेज नहर हो, बाबल मंडेव जल संधि हो जहाँ से ये व्यापार होता है आपके हिंद महासागर में, या हॉर्मुज जो आपके फारस की खाड़ी हो,
तो ये इस हिसाब से भी मायने रखता, आर्थिक रूप से भी आपके। तो आप इसको कनेक्टिविटी के रूप में, ऑयल पेट्रोलियम जो है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, ये सारी चीज़ें जो है वो आर्थिक रूप से इसको महत्वपूर्ण बनाती है। सामरिक रूप से क्यों महत्वपूर्ण है, तो इन दो कारणों से। इसकी वजह से यहाँ पे महाशक्तियों की भूमिका है, ठीक है। तो हर महाशक्ति अपनी प्रेजेंस यहाँ पे दिखाना चाहती है आपके। फिर पुरानी राइवलरी है यहाँ पे शिया और सुन्नीज की, इस वजह से भी ये क्षेत्र जो है आपके सैनिक रूप से मायने रखता है। और दो मुद्दे सबसे बड़े ये। और कल्चरली जो है यहाँ पे आपके सांस्कृतिक रूप से लगभग जो है यहाँ पे मुस्लिम आबादी वाले देश है अधिकतर, ठीक है। एक आध जैसे इजराइल है बीच में, यहूदी, बाकी जो है वो आपके इस्लामिक देश है। तो कल्चरली ये लोग आपस में लिंक है। सिर्फ जो विभाजन है वो कुछ कुर्द जाति के कारण, शिया और सुन्नीज के कारण हम देखते हैं। तो वो एक संघर्ष का मेन कारण है, जहाँ सांस्कृतिक झगड़ों का एक वजह है। बाकी यहाँ पर भी जो है पूरे देश आपके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगभग लगभग जो है हर देश का नागरिक यहाँ मिल जाता है आपके, चाहे दुबई में हो, यहाँ पे भारत के है, फिलीपींस के, एशिया के, यूरोप के लोग भी व्यापार वगैरह के लिए यहाँ पर रहते हैं। तो ये कल्चरली जो है आज की टाइम में हम ये कह सकते हैं कि ये भी जो है एक कॉस्मोपॉलिटन रीजन आपके माना जाता है, जहाँ पे हर तरह के लोग यहाँ पे मिलते हैं। तो ये उसकी आपके महत्व को दर्शाता है कि भाई किस तरीके से पश्चिम एशिया का महत्व है। अगर यहाँ पे अपन सबसे पहले बात करते हैं फिर ये क्यों चर्चा में रहता है पश्चिम एशिया, तो उसमें सबसे पहला मुद्दा है वो आपके इजराइल फिलिस्तीनी विवाद है। इजराइल फिलिस्तीनी विवाद में क्या क्या चीज़ आती है वो आपको ध्यान रखनी है। तो वर्तमान में जो झगड़ा चल रहा है वहां तक आपके कैसे चीजें पहुंचती, तो हम बात इसकी करेंगे, इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष। तो इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष की जो पृष्ठभूमि है पहले अपन ये देखते हैं। तो आपके पृष्ठभूमि जो है यहाँ पे ये क्षेत्र दोनों ही पवित्र मानते हैं, दोनों, क्योंकि तीनों धर्मों की जो है आपके पवित्र भूमि जेरूशलम वगैरह और ये क्षेत्र माना जाता है, चाहे वो यहूदी हो, चाहे ईसाई हो, चाहे इस्लाम हो आपके, ठीक है ना। तो एक तो आपके पवित्र भूमि के रूप में है ये। यह क्षेत्र है। दूसरा जो आपके मेन कारण है कि यहाँ पे जो फिलिस्तीन देश था पहले विश्व युद्ध में, उसको आपके बाद में समाप्त कर दिया गया पेरिस शांति सम्मेलन के द्वारा, और उसकी जगह बेलफोर घोषणा, और उसके बाद हम देखते हैं कि 48 में यहाँ पे एक यहूदी राज्य की स्थापना हुई इजराइल की। तो फिलिस्तीनी क्षेत्र की जगह यहूदी राज्य की स्थापना, एक तरह से आपके 15 मई 1948 को ये राज्य अस्तित्व में आया, 14 मई को इसकी घोषणा हो गई थी, ठीक है ना। तो ये सारी बातें भी आपके इस क्षेत्र को संघर्ष का एक कारण जो है वो बनाती है। फिर इसका भू राजनीतिक महत्व है जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि आर्थिक रूप से क्या है भू राजनीतिक महत्व। भू राजनीतिक महत्व में अपने को बताना है कि इसका राजनीतिक महत्व क्या है। तो राजनीतिक महत्व में आपको ये बताना है कि यहाँ कौन से संगठन कार्य करते हैं। जीसीसी है, जैसे खाड़ी सहयोग संगठन है, ओआईसी है आपके, और यहाँ पे जो है यहूदी जनसंख्या वाला देश इजराइल है, बाकी जो है वो मुस्लिम जनसंख्या वाले यहाँ देश है, ठीक है ना। पुराने समय से ये जो क्षेत्र है आपके अरब राष्ट्रवाद के रूप में जाना गया है, और इन राज्यों का एकीकरण जो है वो इसी पृष्ठभूमि में आपके हुआ है। दूसरा जो है आपके आर्थिक महत्व है इसका। आर्थिक महत्व में मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे हाइड्रोकार्बन के भंडार है, पेट्रोलियम के भंडार है, फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संचालित होता है आपके होर्मुज की खाड़ी हो, चाहे फारस की खाड़ी हो, चाहे आपके बाबल मंडेब जल संधि हो, और स्वेज नहर हो। तो ये क्षेत्र जो है भूमध्य सागर से लेके हिंद महासागर तक जो कनेक्टिविटी देता है, इस हिसाब से भी इसका महत्व है। फिर आपके ये रूस को हिंद महासागर से जोड़ने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसकी बात अपन आगे करेंगे। जो नॉर्थ साउथ आपके ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, एनएसटीसी, तो वो भी आपके इसी क्षेत्र से गुजरता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती है। फिर आपके सामरिक महत्व है। तो सैनिक रूप से यह संघर्ष का क्षेत्र रहा है आपके इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के कारण। और दूसरा यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, उसकी वजह से भी जो है ये क्षेत्र चर्चा में रहा है, चाहे आईएस हो, चाहे आपके
नुसरा फ्रंट हो, खूब सारे जो है आपके इसमें यहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, तहरीक तालिबान जो आपके पाकिस्तान वाला है, उसके भी लिंक यहाँ पर मिलते हैं। मेन जो है वो आईएस के कारण, अलकायदा के कारण भी यह क्षेत्र आपके चर्चा में रहा है। और चौथा जो है यहाँ का सांस्कृतिक महत्व है। तो मैंने बताया कि हर संस्कृति के लोग आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, और एक कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी का रूप ले रहा है आपके, क्योंकि पूरे दुनिया के लोग यहाँ व्यापार और वाणिज्य के लिए आते हैं। ठीक है, हालांकि यहाँ पे इस्लामी कानून, शरिया कानून कई देशों में प्रभावी है, लेकिन इसके बावजूद जो है लोग यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो ये आपके इसके भू राजनीतिक महत्व को दर्शाता है। तो इसकी जो बेसिक पृष्ठभूमि है संघर्ष की, वो एक तो आपके इसमें है, क्योंकि शीत युद्ध के कारण इन इन वजह से जो है महाशक्तियों के बीच में ये संघर्ष का क्षेत्र रहा है आपके। महाशक्तियों की भूमिका रही है सुपर पावर की। वो चाहती नहीं थी कि ये मुद्दा सुलझे, क्योंकि अगर सुलझ गया तो फिर उन लोगों को कौन पूछेगा। तो यहाँ पे आपके चाहे पश्चिमी गुट हो चाहे पूर्वी गुट हो, उनकी यहाँ महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सेंटो है, ठीक है ना, या फिर आपके बगदाद पैक्ट जो है यहाँ पे इन लोगों ने बनाया, ताकि सोवियत संघ के प्रभाव को यहाँ पर रोका जा सके। तो इस वजह से भी ये आपके एक संघर्ष का क्षेत्र बन जाता है। बाकी जो फिलिस्तीन की स्थापना हुई वो अलग पृष्ठभूमि है, जिसमें आपके ब्रिटेन और फ्रांस ने मैंडेटरी सिस्टम के तहत जो है फिलिस्तीन का राज्य अपने पास रखा था पेरिस शांति सम्मेलन के बाद, और बाद में इसी क्षेत्र में एक यहूदी राज्य की स्थापना कर दी गई थी। ठीक है ना, तो बेल्फोर घोषणा और वो सारी बातें इससे जुड़ी हुई है, तो उसको अपन यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। अपन सिर्फ जो है आपके इसको देखेंगे कि किस तरीके से एग्जाम में आपके प्रश्न सही हो सकता है। तो ये आपको तीन मुद्दे जो है वो मेन है, जिसके कारण ये क्षेत्र हमेशा चर्चा में रहा आपके। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद जो है उसको बताना है। और वो फिर अपन जैसे जो इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष है, मेन जो मुद्दा है, ये आपके इसकी शुरुआत कैसे हुई, संघर्ष के चरण किस प्रकार से हैं, तो वो अपन देखेंगे। तो संघर्ष के कारण तो यही है कि भाई इसको सभी धर्म के लोग आपके पवित्र मानते हैं, तो इसलिए दावा करते हैं। दूसरा, आपके यहाँ पे जबरदस्ती एक यहूदी राज्य प्लांट किया गया, जो कि आपके फिलिस्तीनियों की भूमि थी, तो इस वजह से भी ये संघर्ष का कारण रहा है। और तीसरा है इसका भू राजनीतिक महत्व। तो ये आपके तीन मुद्दे हैं। अब हम बात करेंगे आगे आपके कि ये जो संघर्ष है उसके कौन कौन से चरण रहे, फिलिस्तीन और इजराइल संघर्ष के चरण। तो वर्तमान तक जो है स्थिति वो आपके कैसे आई। तो इनके जो संघर्ष का जब इजराइल की स्थापना हुई, तो पहला तो वहीं से शुरू हो जाता है। प्रथम चरण तो 1948 में, जैसे ही आपके इजराइल की घोषणा हुई यहूदी राष्ट्र की, तो आसपास के जो भी आपके मुस्लिम देश थे उन्होंने उस पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, आक्रमण किया तो इजराइल ने इनको कहते हैं कि हरा दिया और यरूशलेम पर अधिकार कर लिया। तो बाद में संयुक्त राष्ट्र के कारण यहाँ युद्ध विराम हुआ आपके। ठीक है ना, तो इस चरण में इजराइल भारी पड़ा इन पर, अरब राष्ट्रों पर इजराइल भारी रहा। यरूशलेम पर कब्जा कर लिया आपके, यरूशलेम या जेरूशलेम जो है। तो ये चीज़ होगी आपके, जेरूशलेम पर कब्जा हुआ, तो फिर संयुक्त राष्ट्र ने यहाँ मध्यस्थता की आपके, और जो है इस संघर्ष को रुकवाने में संयुक्त राष्ट्र की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह संयुक्त राष्ट्र का पहला जो बड़ा आपकी सफलता थी वो ये मानी जाती है। ठीक है ना, तो इसको यूएन द्वारा यहाँ पर फिर युद्ध विराम करवाया गया, सीज फायर करवाया गया आपके। तो पहला जो आपके चरण था उसका जो रिजल्ट है वो आपके ये आता है। इसी प्रकार जो है बाकी जो दूसरा चरण है उसकी अपन बात करेंगे। ठीक है ना, उसमें क्या हुआ, क्या क्या चीजें हुई, वो बताएंगे आप। तो ये यहाँ तक जो है मैंने आपको बताया। दूसरा जो चरण है वो आपके 1956 में शुरू हुआ आपके।
1956। इसमें जो है आपके, जब मिस्र के जो राष्ट्रपति थे आपके, क्योंकि जो आपके यहाँ पे स्वेज नहर बनी थी आपको पता है, तो अफ्रीका वाला जो भाग है ये आपके, ये अफ्रीका महाद्वीप है, और यहाँ पे आपके अरब प्रायद्वीप आ जाता है, और ये जो भाग है इसको अपन लाल सागर कहते हैं, और ये जो है ऊपर आपके भूमध्य सागर है। तो जो मिस्र का यहाँ पे सिनाई प्रायद्वीप है उस पर जो है आपके ये नहर बनाई गई थी। तो लगभग जो है आपके 1869 में ये नहर बनकर तैयार हुई थी आपके, और ये फ्रांस और ब्रिटेन ने बनाई थी, और इन्हीं देशों ने इस पर नियंत्रण रखा था आपके। ठीक है, तो 1956 में जब अरब में अरब राष्ट्रवाद भारी था, तो आपके मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल गमल नासिर थे आपके। जो गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापकों में से एक है आपके। नासिर झील अपन पढ़ते हैं, नील नदी पर जो है आपके उसका जलाशय आसवान बांध का, उसको नासिर झील कहते हैं, उन्हीं के नाम पे। तो अब्दुल गमल नासिर ने जो है यहाँ से फ्रांस और ब्रिटेन को भगा दिया। उन्होंने कहा कि भाई आप हमारे इस सिनाई प्रायद्वीप पे क्या कर रहे हो, ये तो क्षेत्र हमारा है और इस नहर पर हमारा अधिकार होना चाहिए। तो उन्होंने उनको यहाँ से भगाकर और इस स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किया। तो दूसरा चरण यहीं से शुरू होता है, जब मिस्र द्वारा आपके, अब तो इसको संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब गणराज्य कहते हैं मिस्र को, पहले इसका नाम मिस्री था, अब नया नाम इन्होंने चेंज कर दिया क्रांति होने के बाद। तो मिस्र द्वारा सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण, तो 1956 में जो है ये आपके कार्य हुआ, सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण की घोषणा कर दी। ठीक है ना, जब सुएज नहर के राष्ट्रीयकरण की घोषणा हुई तो आपके यहाँ पे नीचे, यहाँ पे ये जो भाग है आपको इस तरीके से अपन देख सकते हैं, ये अफ्रीका वाला भाग है, और ये जो भाग है आपके अरब प्रायद्वीप है, और यहाँ पे देश है जॉर्डन, और जॉर्डन के पास यहाँ एक छोटा सा भाग है, खाड़ी है, जिसका नाम है अकीबा की खाड़ी, और इसी अकीबा की खाड़ी के ऊपर यहाँ इसराइल है आपके। तो इसराइल इस अकीबा की खाड़ी से होते हुए ही लाल सागर में आ सकता था। तो फिर इन अरब देशों ने क्या किया कि अकीबा पर जो है नाकेबंदी कर ली कि इसराइल के जहाज जो है वो आपके यहाँ पर नहीं आएंगे, लाल सागर में नहीं जा पाएंगे, और स्वेज नहर पर भी इसराइल का जो है प्रवेश पर रोक लगा दी। तो इसराइल ने एक तरीके से ये सोचा कि आपने तो मेरी घेराबंदी कर दी, ब्लॉकेड कर दिया। तो फिर इसराइल ने जो है इस युद्ध की घोषणा की। तो फिर सारे अरब देश जो है वापस इस युद्ध में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। ठीक है ना, तो दूसरा जो कारण था वो था आपके स्वेज नहर व अकीबा की खाड़ी में इसराइल के जहाजों के प्रवेश पर रोक। के प्रवेश पर रोक लगा दी आपके। तो इससे इसराइल की नाराजगी जाहिर थी, एक तरह से उसने कहा कि भैया आप तो मेरी ही घेराबंदी कर रहे हो। ठीक है ना, तो फिर इसराइल ने युद्ध की घोषणा की, हमला बोला, और इसराइल ने जो है, जो इजरायली सेनाएं थी वो आपके यहाँ तक पहुंच गई, सिनाई प्रायद्वीप को कब्जा कर लिया उन्होंने। ठीक है, अकीबा खाड़ी पर कब्जा कर लिया, सुएज नहर भी तक आपके पहुंच गए। तो इतना जो है आपके महत्वपूर्ण ये युद्ध रहा। तो सुएज पूरा उन्होंने आपके कंट्रोल कर लिया, और यहाँ पे जो मुस्लिम आबादी थी, जहाँ पे आपके गाजा पट्टी थी, इधर तो जो भूमध्य सागर से लगा हुआ भाग है वो तो गाजा पट्टी कहलाता आपके, और यहाँ पे जो भाग है जो जॉर्डन नदी के पश्चिम वाला भाग है, इसलिए उसको पश्चिमी तट या वेस्ट बैंक कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है मुस्लिम आबादी रहती थी, जो आपके शिया थे, फिलिस्तीनी मुखिया थे, इसको आपके वेस्ट बैंक कहा जाता है। तो ये दो से, तो वेस्ट बैंक इसलिए कहते हैं आपके, तट, नदी का तट है ये। ठीक है ना, जॉर्डन नदी के पश्चिम में स्थित होने के कारण इसको वेस्ट बैंक कहा जाता है। और गाजा पट्टी जो है वो एक आपके छोटा सा क्षेत्र है जो भूमध्य सागर के तट पर है, जहाँ बहुत ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है, क्योंकि जनसंख्या यहाँ ज़्यादा है और जगह आपके कम है।
तो इन सब जगह पर जो है इजराइल घुस गया। आपके वेस्ट बैंक पर भी पूरा अधिकार, यरूशलेम पर तो पहले से ही था, गाजा पट्टी पर अधिकार कर लिया, सिनाई प्रायद्वीप, अकीबा की खाड़ी और स्वेज नहर भी उसने हथिया ली। तो इस तरीके से सारी चीजें हुई। फिर आपके यहाँ पर जो महाशक्तियाँ थी उन्होंने यहाँ मध्यस्थता की, संयुक्त राष्ट्र ने भी मध्यस्थता की, और इसके बाद जो है सिनाई और स्वेज मिस्र को वापस दिए गए। बाकी वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी, जेरूशलम, गोलन हाइट्स, इन सब क्षेत्रों पर जो है आपके इजराइल का कब्जा एक तरीके से स्थापित हो गया। तो इस युद्ध का जो परिणाम था वो ये था कि इजराइल को यहाँ पे महत्वपूर्ण लीड मिली। आपके इजराइल ने जो परमानेंट अधिकार किया वो ये थे, गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक, ठीक है ना, वेस्ट बैंक पर अधिकार स्थापित किया। जेरूसलम पर पहले से ही था, स्थापित किया। और गोलन हाइट्स पर दावा किया। ये जो है आपके सीरिया में जो है पहाड़ियाँ है, गोलन हाइट्स कहा जाता है, जो सीरिया और इजराइल पर, और वर्तमान में इजराइल का ही इस पर अधिकार है। गोलन हाइट्स पर दावा किया, ठीक है। और वापस जो दिया, अकीबा की खाड़ी, जॉर्डन जो है वो आपके व्यापार के लिए वापस खोल दी गई, और जो आपका सिनाई प्रायद्वीप और स्वेज नहर है वो मिस्र को दे दिया गया। तो इस तरीके से जो दूसरा युद्ध भी है आपके वो इजराइल के पक्ष में रहा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर इसके बाद जो है तीसरा चरण आता है। तो अरब देशों को लगा कि ऐसे तो हमारी हार हो गई, तो वापस जो है ये आपके एकजुट हुए, ठीक है। और क्योंकि एक तरह से पूरे अरब राष्ट्र की जो है आपके पूरी दुनिया में एक तरीके से जो इमेज थी वो कमज़ोर हुई, तब फिर ये वापस एकजुट हुए, और 1967 में फिर जो है आपके युद्ध की शुरुआत होती है, ठीक है। और यहाँ पे इस बार युद्ध हुआ सीरिया और इजराइल को गोलन हाइट्स पर नियंत्रण स्थापित लेकर। आपके तो यहाँ पे जो कारण था वो ये था, गोलन की जो पहाड़ियाँ है पर अधिकार को लेकर सीरिया व इजराइल, इजराइल के मध्य संघर्ष। तो एक जो मेन कारण था वो आपके यह था, ठीक है। तो यहाँ से विवाद हुआ। यहाँ से विवाद जब कारण से शुरू हुआ तो आपके इजराइल ने जो है, क्योंकि इस समय अरब देशों ने आपके सीरिया का समर्थन किया, तो इजराइल ने जो है कायरा पर बमबारी की। तो वहां तक जो है इजराइली जहाज गए और वहां पे आपके बम बरसाए, ठीक है ना। मिस्र की पूरी वायुसेना जो है वो नष्ट कर दिया आपके। तो यही मेन थी, अरब राष्ट्रों के पास जो सबसे शक्तिशाली देश था वो मिस्र था आपके। और मिस्र जो है उसके जो पूरे उस पर भी आपके वायुसेना को ही खत्म कर दिया गया, और गोलन हाइट्स पर इजराइल ने पूरा अधिकार कर लिया आप। तो तब से ये आज इजराइल के पास ही है, इजराइल का अधिकार। तो ये सारी चीजें हो गई आपके। तो तीसरा चरण भी जो है इजराइल के पक्ष में ही रहा, ठीक है। तो अब और आपके खलबली मची अरब देशों में कि ये तो फिर बेइज्जती वाली बात हो गई, ठीक है। और इसी समय जो है यहाँ पर पेट्रोलियम के भंडार मिलने लगे, तो अब अरब देश भी आपके ताकतवर होने लगे, अपनी ताकत को उन्होंने इकट्ठी की, और फिर चौथा संघर्ष शुरू किया आपके। तो चतुर्थ चरण शुरू हुआ आपके 1973 में। तो रमज़ान जो है वो रमादान के महीने के रूप से आपके जाना जाता है, और यहाँ पर जो है ये संघर्ष उसी टाइम आपके लगभग शुरू हुआ, और आजकल भी लगभग उसी टाइम ही ये संघर्ष शुरू होता है। उसका भी कारण जो है आगे अपन बात करेंगे, ठीक है ना। तो चतुर्थ चरण जो है वो आपके 1973 में शुरू हुआ, और यहाँ मेन मुद्दा जो था वो आपके ये था, यानी कि गोलन हाइट्स को लेकर ये संघर्ष शुरू हुआ। अरब देशों ने कहा कि भाई वापस दो सीरिया को, लेकर संघर्ष आरंभ हुआ आपके।
ठीक है ना। तो फिर आपके रमादान के महीने में ये देश जो है इकट्ठे हुए और इन्होंने जो है इजराइल पर आपके युद्ध किया और उनका पलड़ा भारी रहा। 19 डेज का जो ये युद्ध कहलाता है, शुरुआत में जो अरब राष्ट्र है वो आपके ताकतवर इस बार जो है साबित हुए, और उस युद्ध को कहा जाता है योम किपुर का युद्ध। योम किपुर का युद्ध, ये 19 दिन का युद्ध है, 19 डेज बैटल कहलाता आपके। और ये रमादान युद्ध के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि उसी समय ये चला आपके। और इसका जो 50वीं वर्षगांठ जो है अभी 2023 में मना रहे थे, तो उसी चक्कर में जो है आपके अरब और इजराइल का नया झगड़ा शुरू हुआ। तो वो इसी युद्ध की आपके उपलब्धियों को ये जब सेलिब्रेट कर रहे थे फिलिस्तीन के लोग, तो इस वजह से जो है आपके विवाद बढ़ा और आखिर में एक झगड़े का जो महत्वपूर्ण कारण है वो आपके ये रहा। ठीक है ना। तो शुरुआत में जो है इसमें जो है अरब देशों का पलड़ा भारी रहा, लेकिन बाद में इजराइल की जीत हुई। तो अरब देशों की पहली बार जो है इजराइल के विरुद्ध जो है आपके जीत वाली जो स्थिति थी वो इसी युद्ध की मानी जाती है, इसलिए वो इसको महत्वपूर्ण मानते हैं। ठीक है ना। तो अरब देशों का पलड़ा भारी, बाद में जो है इजराइल ने युद्ध जीता। तो इतना जब हो गया और बार बार जो है हार का सामना करना पड़ रहा था, तो जो मिस्र जैसे देश थे अब वो इस संघर्ष से दूरी बनानी उन्होंने शुरू की। ठीक है। और मिस्र ने जो है एक तरीके से अमेरिका की मध्यस्थता से इजराइल के साथ अलग से जो है वो समझौता कर लिया, और वो वार्ताएं यूएसए में हुई, कैंप डेविड नामक जगह पर। तो फिर कैंप डेविड समझौता जो है वो आपके 1978 में हो जाता है। कैंप डेविड समझौता तो ये यूएसए की मध्यस्थता से होता है, और इसके द्वारा जो है मिस्र जो है आपके इस संघर्ष से अलग हो जाता है अरब देशों से। अरब देशों से अलग हो गया। तो जब मिस्र अलग हो गया तो बाकी जो देश थे वो आपके पहले से ही कमजोर थे, सीरिया वगैरह, तो अब उनकी ऐसी आपके स्थिति थी नहीं कि वो इस संघर्ष को जारी रखे। और इसराइल ने भी एक तरीके से जो गाजा और वेस्ट बैंक है वहां पर फिलिस्तीनी या अरबों को रहने की इजाजत दे दी इस समझौते के तहत। तो ये मामला थोड़ा सा शांत हो गया एक बार के लिए आपके। गाजा व वेस्ट बैंक में अरबों को रहने की अनुमति दे दी। ठीक है ना। तो फिर ये मामला जो है शांत हो जाता है। ठीक है। तो एक तो ये चीज़ थी। दूसरा एक चीज़ यहाँ पर ये भी आई कि बार बार जो है फिलिस्तीन के लोग भी संघर्ष में शामिल थे और वो इस क्षेत्र को ले नहीं पा रहे थे और हर बार हार का सामना करना पड़ रहा था। तो अब उन्होंने एक तरीके से प्रॉक्सी वार को अपनाया, यानी कि सद्म युद्ध की बात अब यहाँ से शुरुआत होती है, क्योंकि डायरेक्ट युद्ध में तो इसराइल से जीत नहीं सकते थे, तो फिर अप्रत्यक्ष युद्ध का सहारा लेने लगे ये। और इसके लिए जो है 1964 में ही एक अलग से संगठन बना जिसको फिलिस्तीनी मुक्ति सेना कहते हैं आपके। पीएलए कहा जाता है आपके, पैलेस्टीन लिबरेशन आर्मी। तो ये आपके 1964 में बनकर आई आपके, और इसका कार्य यही था कि इस क्षेत्र को जो है इसराइल के अधिकार से मुक्त कराना। ठीक है ना। फिर इन्होंने क्योंकि डायरेक्ट युद्ध में तो ये हार चुके थे और मिस्र अलग हो चुका था, तो अब वैसे युद्धों का जो दौर था वो तो आपके समाप्त हो चुका था। तब फिर अप्रत्यक्ष युद्ध की शुरुआत की जाती है और वो आपके 1988 में की जाती है। तो 1988 ईस्वी में, जिसको अपन कुछ लोग आतंकवाद कहते हैं लेकिन ये फिलिस्तीनी लोगों का संघर्ष माना जाता है, और अप्रत्यक्ष युद्ध की शुरुआत है। और इस समय क्योंकि फिलिस्तीनी लोगों के पास हथियार थे नहीं, तो उन्होंने गुलेल के सहारे आपके इजराइल के ऊपर हमला करना शुरू किया सैनिकों पे। ठीक है ना। उसको प्रथम इंतिफादा कहते हैं आपके।
तो ये प्रथम इंतिफादा कहलाती है आपके। और ये एक संगठन जो इस समय बना था हमास, जिसका नेता आज भी है इस्माइल हनिया, उसने ये बनाया था। तो हमास ने इसकी शुरुआत की थी आपके संघर्ष की। तो ये जो आपके संगठन था, इसने प्रथम इंतिफादा की शुरुआत की। और ये जो संघर्ष था एक तरीके से अप्रत्यक्ष संघर्ष आप मान सकते हो। गुलाइल के सहारे जो है आपके ये युद्ध की शुरुआत होती है आपके। और ये जो हमास था इसका जो है गाजा पट्टी पर प्रभुत्व स्थापित हुआ आपके। तो यहाँ पर इसकी पेठ बनी गाजा पट्टी में, इनकी पेठ थी लोगों के बीच में। और एक जो आपके यासर अराफात ने नया संगठन बनाया, ठीक है, और वही आपके पीएलए के नाम से जो आपके जाना गया, बाद में उसी नेता के नाम से ये जाना जाता है। तो पीएलए की जो आपके भूमिका रही वो वेस्ट बैंक में रही। तो वेस्ट बैंक में प्रभुत्व इसका था, क्योंकि वेस्ट बैंक में संघर्ष जो था वो थोड़ा कम था, और यहाँ पर जो संघर्ष था वो ज़्यादा था, क्योंकि गाजा पट्टी में लोगों को ज़बरदस्ती आपके यहाँ रखा गया। इधर इसराइल ने ब्लॉकेड कर रखा है, बाहर भी नहीं जा सकते लोग, तो सुरंग के सहारे निकल रहे हैं। तो एक तरीके से पूरी तरीके से रोका हुआ, और जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। कहा जाता है कि 42,000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में यहाँ पे डेंसिटी है पॉपुलेशन की। तो इतनी जो मारा मारी है, इस वजह से ये आपके महत्वपूर्ण चीज़ है गाजा पट्टी। तो वहाँ पे ऐसे संगठनों को ज़्यादा, जो आपके रेडिकल टाइप के थे, उनको ज़्यादा सपोर्ट मिलना शुरू हुआ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको अपन देखनी है। फिर इसके बाद जब इसके नेता जो फिलिस्तीनी मुक्ति सेना के यासिर अराफात जो है वो आए, तो उन्होंने जो है आपके, वो थोड़े से सुलझे हुए व्यक्ति थे, तो इन्होंने जो है वार्ता की नीति अपनाई आपके। और फिर जो है पश्चिमी देशों की मध्यस्थता से 1993 में जो है इस प्रथम इंतिफादा के बाद जो समझौता होता है उसको ओस्लो समझौता कहा जाता है आपके। तो ये पहला महत्वपूर्ण समझौता होता है फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में आपके। और ये समझौता होता है 1993 में नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। ठीक है, और इसी कारण इन लोगों को, जो यासिर अराफात और जो इजराइल के प्रधानमंत्री थे, उनको नोबेल शांति पुरस्कार आपके दिया गया, क्योंकि ये समझौता इतना मायने रखता था। ठीक है ना। तो इसमें समझौते में जो शर्तें थी वो ये थी कि जो वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में जो यहूदी बस्तियां स्थापित हो गई है, उनको किसी भी तरीके से यहाँ से खाली किया जाए और एक फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना की जाए। तो यानी कि पहली बार फिलिस्तीनी राज्य की, स्टेट की जो बात है वो ओस्लो अकॉर्ड में आती है आपके। ठीक है ना। तो इसमें ये जो मेन मुद्दा था वो ये था कि वेस्ट बैंक से गाजा पट्टी से यहूदी सेटलमेंट जो है बस्तियों को खाली किया जाए, खाली किया जाए, तथा एक फिलिस्तीन राज्य स्थापित हो। इन क्षेत्रों में, बाकी जगह तो इसराइल है। ठीक है ना। तो ये स्थिति ऐसी है आपके, जैसे ये यहाँ पे भूमध्य सागर है आपके पश्चिम में, और ये जो भाग है आपके इसराइल वाला भाग है पूरा, और इसका जो ये भाग है ये तो है आपके वेस्ट बैंक, और यहाँ पे है गाजा पट्टी, और बीच में ये पूरा भाग इसराइल का है आपके। ठीक है ना। तो ये दो एनक्लेव की तरह है आपके। यहाँ जॉर्डन नदी बहती है आपके, तो इसका पश्चिमी तट है, तो इसको तो बोला जाता है वेस्ट बैंक आपके। और ये वाली होगी गाजा पट्टी जो भूमध्य सागर से लगी हुई है आपके। और ये पूरा बीच वाला जो भाग है ये इसराइल है, और जो जेरूसलम है वो आपके इसी वेस्ट बैंक वाले भाग में, और उस पर आधे पे फिलिस्तीन का अधिकार है और आधे पर जो है इसराइल का अधिकार है आपके। तो इस तरह की जो सिचुएशन है, बाकी थोड़ी सी आपके कॉम्प्लेक्स टाइप की। फिर अल अक्सा मस्जिद जो है वो भी इसी क्षेत्र में है, वेस्ट बैंक वाले में। ठीक है ना। और जब रमजान का महीना होता है, तो जब नमाज अदा करके मस्जिद से बाहर निकलते हैं तो सामने ही इसराइल की सीमा पड़ती है, तो वहाँ पे तनातनी होती है, जिसकी वजह से भी आपके संघर्ष होता है। तो ये एक मुद्दा यहाँ पे हमेशा से आपके रहा है। तो ये दो क्षेत्र जो है मैंने आप लोगों को बताए कि किस तरीके से है आपके बीच में, और बाकी जो भाग है वो आपके इसराइल वाला भाग है। ठीक है ना। और ये जो है जॉर्डन नदी है यहाँ पे। ठीक है ना। वेस्ट बैंक जो है यहाँ, और ऊपर जो सीरिया की है गोलन हाइट्स है आपके, इधर जॉर्डन है, ऊपर आपके सीरिया वाला भाग आ जाता है। दूसरा जो आपके ये था
कि फिलिस्तीन के जितने भी लोग जो राजनीतिक रूप से बंदी बनाए गए इजराइल उनको मुक्त करेगा। फिलिस्तीन राजनीतिक बंदियों को मुक्त किया जाए। बंदियों हैं ये, बंदियों को मुक्त किया जाए। ठीक है, तो ये आपके फिर जो तीसरा जो आपके बिंदु था वो था कि जेरूसलम का विभाजन हो, यानी कि आधा भाग फिलिस्तीन का हो जिस पर इसराइल ने पहले से ही कब्जा कर रखा था 48 से ही। ठीक है, तो यरूशलेम का विभाजन हो। तो ये यरूशलेम का विभाजन इसी समझौते से हुआ माना जाता है आपके। तो ये सारी बातें जो है वो आपकी हुई। फिर ये चीज़ें चलती रही आपके, लेकिन बाद में इसराइल में जो आपके राइटिस्ट टाइप के जो थे जिसको अपन दक्षिणपंथी कहते हैं, ठीक है ना, एक वामपंथी होता है एक दक्षिणपंथी होता है। तो ये जो लोग थे रेडिकल टाइप के जो पार्टियां आई, ठीक है ना, उन लोगों ने इन चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, और ज़्यादा तवज्जो नहीं दी तो समझौते पर इसराइल कायम नहीं रहा तो जो है फिलिस्तीन के लोगों ने वापस संघर्ष शुरू किया। उसको बोलते हैं अपन दूसरी इंतिफादा, यानी दूसरी लड़ाई शुरू होती है आपके। पहले 88 में हुई, दूसरी इंतिफादा जो है ये 2000 में शुरू होती है। और इसी बीच जो है आपके यासिर अराफात, उनको भी कहते हैं कि वो पोलिनियम जो है धीमा जहर दिया गया जिसकी वजह से उनकी भी मृत्यु हो गई आपके, ठीक है ना, बाद में। तो ये 2000 में जो है दूसरी इंतिफादा जो है वो आपके शुरू हुई और वापस संघर्ष की शुरुआत होती है, ठीक है ना। इस समय यासिर अराफात की मृत्यु हो जाती है, तो अब पीएलए के जो नेता है वो महमूद अब्बास बनते हैं आपके, और उधर वो इस्माइल हनिया की हमास है ही आपके गाजा पट्टी में। और वेस्ट बैंक में जो है ये आपके पीएलए के नेता आते हैं महमूद अब्बास, ठीक है ना। फिर यहाँ पे चुनावों की बात होती है आपके, और 2009 में चुनाव होते हैं। और इन चुनावों में जो है गाजा पट्टी में तो हमास को आपके उपलब्धि हासिल होती है, और वेस्ट बैंक में जो है आपके पीएलए को। लेकिन क्योंकि हमास को आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा होता है, लेकिन गाजा पट्टी के लोगों की तो सरकार हुई है, तो ये दोनों मिलके आपके एक सरकार बनाते हैं। वेस्ट बैंक में महमूद अब्बास और गाजा पट्टी में हमास की सरकार बनती है। और ये संघर्ष जो है आपके बीच बीच में चलता रहता है। फिर 2013 में इनके बीच में वापस समझौता होता है इसराइल और फिलिस्तीन में आपके। और इस समय जो है फिलिस्तीन को यूनेस्को ने मान्यता दी, तो अमेरिका ने उसकी सहायता करनी बंद कर दिया आपको। तो फिलिस्तीन जो है वो यूएन का एक आपके गैर सदस्य राष्ट्र, नॉन मेंबर स्टेट जो है वो आपके बनता है, क्योंकि कई देश जो है उसको मान्यता देते हैं। तो एक स्वायत्त राज्य की स्थापना इस समझौते के जरिए की जाती है आपके। तो गाजा पट्टी यानी कि 93 में जो चीज़ हुई थी उसको इम्प्लीमेंट 20 साल बाद किया गया। गाजा पट्टी व वेस्ट बैंक में एक स्वायत्त ऑटोनॉमस फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना, फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना की जाएगी, ठीक है ना। तो ये बात जो है वो आपके, और इसराइल जो है वो आपके इन क्षेत्रों को पूरी तरीके से खाली कर देगा, ठीक है ना। इसराइल इन क्षेत्रों को पूरी तरह से खाली कर देगा। तो ये आपकी चीज़ है। तो ये इसमें जो है बात आपकी तय की गई। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? तो ये है। तो इसराइल फिलिस्तीन संघर्ष में जो मेन मुद्दा है वो गाजा पट्टी और आपके वेस्ट बैंक के इर्द गिर्द ही घूमता है, और उसकी बात मैंने आप लोगों को बताई कि किस तरीके से क्या है। तो ये जो मामला 2013 का है आपके, 13 का समझौता जो है वो आपके इस तरीके से होता है, ठीक है ना। यरूशलेम की भी बात हुई, उसमें यरूशलेम की ये बात हुई कि आधा आधा रखेंगे उसको, ठीक है ना, फिलिस्तीन को आधा दिया जाएगा,
दूसरा इस समझौते में वो मुद्दा था कि यरूशलेम का भविष्य भी निर्धारित होगा और यरूशलेम का आधा भाग, पवित्र शहर है ये, आधा भाग जो है फिलिस्तीन को दिया जाएगा आपके। फिलिस्तीन को दिया जाएगा और जो राजनीतिक बंदी है उनको आपके राजनीतिक जो कैप्टिव्स थे आपके बंदियों को 3 किस्तों में इजराइल जो है फ्री करेगा, इजराइल मुक्त करेगा। तो ये बातें जो है वो आपके इस समझौते में होती है, ठीक है। और ये समझौता जो है आपके थोड़े दिन तक ही कायम रहता है, 15 में फिर से संघर्ष शुरू हो जाता है, ठीक है। और फिर इजराइल जो है वो डिफेंस डोम बनाता है आपके कि फिलिस्तीन और जो आपके एक वहाँ पे शिया संगठन है हिजबुल्ला, जो कि सीरिया में आपके लेबनान में पर्टिकुलर काम करता है और लेबनीज संगठन है, लेकिन उसको कहते हैं कि ईरान से जो है सहायता मिलती है, क्योंकि लेबनान और ईरान सीरिया यहाँ पर शिया जो है वो आपके डोमिनेंस जो है डोमिनेंट करती है सोसाइटी को, ठीक है ना। तो शिया सेक्ट की यहाँ महत्वपूर्ण भूमिका है और फिलिस्तीन भी शिया है। तो इस वजह से एक आपके मिलिशिया बनाया गया जिसका नाम है हिजबुल्ला, ठीक है ना। तो उस हिजबुल्ला की भी यहाँ महत्वपूर्ण भूमिका थी कि उसके पास कहीं न्यूक्लियर वेपन या मिसाइलें नहीं आ जाए, क्योंकि हिजबुल्ला के पास भी स्कड मिसाइल है, ठीक है। तो उन मिसाइलों से बचने के लिए आपके डिफेंस डोम बनाया गया, ठीक है। और वो डिफेंस डोम इस बार जो है आप लोगों ने देखा होगा किस प्रकार ध्वस्त हुआ आपके इन मिसाइलों के कारण, ठीक है। तो इसराइल की सुरक्षा वापस आपके खतरे में जो है वो पड़ गई। और इस बार भी जो मेन विवाद था, वो विवाद का मुख्य कारण तो ये था कि एक तो इसराइल इन समझौतों की पालना नहीं कर रहा है, और दूसरा जो था वो आपके जो गाजा पट्टी के लोग थे वो सुरंग बनाकर निकल रहे हैं इजरायली क्षेत्र में। तो इस वजह से भी इस संघर्ष की शुरुआत होती है आपके। तो ये सारे मुद्दे जो है अभी तक आपके चल रहे हैं। तो हिजबुल्ला जो है ये एक तरह से लेबनानी संगठन है, लेबनान का मिलिशिया संगठन है, सैनिक संगठन, अर्धसैनिक जिसको अपन कह सकते हैं। और इसके पास जो है मिसाइलें वगैरह और ये हथियार आपके इसके पास है, ठीक है। इसको ईरान और सीरिया से सहायता मिलती है और ये कहता है कि इसराइल का अस्तित्व ही खत्म होना चाहिए, ठीक है। और ईरान भी जो है इसराइल के अस्तित्व को चुनौती देता है, इसलिए ईरान और इसराइल के जो संघर्ष अपन अभी देख रहे हैं उसका भी मेन मुद्दा यही है आपके द्वारा समर्थित है ये। तो ये सारे मुद्दे जो है यहाँ पे आपके चर्चा में है इस क्षेत्र में, ठीक है। और वर्तमान में भी स्थिति आप सबको पता ही है कि संकट की स्थिति यहाँ पे आपके चल ही रही है, ठीक है। संघर्ष वापस शुरू हो चुका है इन दोनों का। और यहाँ पर मेन मुद्दे वही है आपके, ठीक है ना, कि एक तो पूरे उस क्षेत्र से यहूदी बस्तियों को खाली नहीं किया जा रहा है, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में फिलिस्तीन को मान्यता नहीं दी जा रही है, और आपके जहाँ पे जो ईरान का और हिजबुल्ला का जो आपके पेच है, इस वजह से भी ये मामला काफ़ी जटिल हो चुका है। तो ये सारे जो है वर्तमान की जो सिचुएशन है उसकी बात है आपके, ठीक है ना। तो ये आपके और ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको भी इसराइल अपने अस्तित्व के खिलाफ मानता है, क्योंकि ईरान जो है वो कहता है कि इसराइल यहूदी देश इस क्षेत्र में होना ही नहीं चाहिए, उसके पूरे अस्तित्व को ही चुनौती देता है। तो ये एक मुद्दा है आपके संघर्ष का। तो इसराइल फिलिस्तीन संघर्ष की बात जो है वो मैंने आपको बताई। भारत का जो यहाँ पे रुख है, रवैया है, वो आपके ये है कि भारत चाहता है कि यहाँ पे एक संतुलित नीति अपनाई, क्योंकि इसराइल भारत का रक्षा उपकरणों की आपूर्ति भी करता है, अच्छा मित्र भी है, और यहाँ पे जो अरब देशों में जो भारतीय लोग रहते हैं सबसे ज़्यादा रेमिटेंस देते हैं, हमारी हाइड्रोकार्बन की पूर्ति जो है ये देश करते हैं। तो भारत चाहता है कि वो चीज़ भी खराब नहीं होनी चाहिए और इसराइल भी नाराज नहीं होना चाहिए। इसलिए हम एक जो हमारे रणनीतिकार है उनकी कोशिश ये रहती है कि हम कोई ऐसे वक्तव्य नहीं दे जिससे यहाँ पर असंतोष पैदा हो, और एक बीच का रास्ता अपन अपना कर चले जिससे दोनों देश जो है, दोनों पक्ष जो है वो भारत को निष्पक्ष माने, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक पहले वाले मुद्दे पे इसी तरह का जब आपके प्रस्ताव लाया गया था इसराइल के खिलाफ, तो भारत ने उसमें भाग नहीं लिया था, लेकिन दूसरे में लिया। तो ये चीज़ इसी को ही दर्शाती है कि हम एक बैलेंस का जो तरीका है वो आपके अपना रहे हैं। तो संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद है उसमें जो प्रस्ताव लाए गए थे उसके प्रति हमारे रुख से ये चीज़ें आपके स्पष्ट होती है। तो ये बात जो थी मैंने आप लोगों को बताई कि किस तरीके से क्या है। जो हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट है ये आपके 7 जुलाई को है, 5 बजे होगा इवनिंग में। टेस्ट RS वाले पैटर्न पर ही होगा आपके,
ठीक है ना। और आपको वहाँ पे एप्लीकेशन पे जाओगे तो अलग से फोल्डर है स्कॉलरशिप टेस्ट, उसमें ये शो करेगा उसी दिन आपके। आपने एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली, रजिस्ट्रेशन कर लिया, तो आपका रजिस्ट्रेशन हो गया यही समझो, और उस दिन आपको टेस्ट देना है। तो इसमें आपको, ठीक है, अप टू 100% आपकी स्कॉलरशिप मिलेगी हरिस फाउंडेशन बैच में। तो इसका फ़ायदा आप लोग उठा सकते हो। ठीक है ना। तो ये बात अरब इजराइल संघर्ष की जो बात थी वो मैंने आप लोगों को बताई। ठीक है। फिर इस क्षेत्र में एक दूसरा जो मुद्दा अभी काफ़ी चर्चा में चल रहा है वो है आपके यमन का मुद्दा। ठीक है। दूसरा मुद्दा ये है, यमन का मुद्दा है। यहाँ पे यमन में भी सिया लोग रहते हैं अधिकतर, और वो ओदी है आपके। ठीक है, ओदी जनजाति है या जाति है। ठीक है। ये और ये यमन की 30% जनसंख्या है आपके। इनका जो झगड़ा है आपके 2013 से ही चल रहा है। ठीक है ना। तो यमन की 30% जनसंख्या, और ये भी शिया मतावलंबी है। तो यहाँ पर स्थिति ये थी आपकी। तो यमन में जो है 2012 में जब अरब स्प्रिंग हुई, अरब उभार जिसको अपन कहते हैं, जहाँ पे रंगीन क्रांतियाँ हुई और स्थापित सरकारों को हटा दिया गया, एक तरह से हाइब्रिड रिवॉल्यूशन उसको कहते हैं आपके। तो उसके कारण जो है यहाँ पे जो आपके मोहम्मद साले थे उनको यहाँ से हटा दिया गया, और साले को ओदीस जाति का समर्थन था। ठीक है ना। तो यहाँ पे मोहम्मद साले की जो सरकार थी आपके, इनको अपदस्थ किया गया। ठीक है ना। तो इनको अपदस्थ किया, तो वो आपकी जो घटना हुई 2012 की है। फिर से ये संघर्ष शुरू हो जाता है 13 से। तो मोहम्मद सालेह को 2012 में अपदस्थ किया गया। और ये जो हुआ आपके उस समय अरब स्प्रिंग की बात थी, जो कलर रिवॉल्यूशन थी, ट्यूनीशिया से शुरू हुई थी, अरब उभार जिसको कहते हैं। और इसकी चपेटे में खूब देश आए, मिस्र आया आपके, लीबिया आया, ट्यूनीशिया आया। ठीक है ना। तो उसके दौरान आपके इनको हटाया गया, और इनको जो है इस जाति का समर्थन था आपके। तो मोहम्मद सालेह को जब हटा दिया गया और उनकी जगह अब्दुल्ला अजीज बिन मंसूर हादी जो है वो आपके बन गए यहाँ के राष्ट्रपति। ठीक है ना। और वो राष्ट्रपति बने तो वो मोदी विरोधी थे। ठीक है ना। तो ये राष्ट्रपति बने, और ये ओदी के विरोधी थे। आदि नाम है लेकिन ओदी जाति के विरोधी थे। तो फिर इन लोगों ने विरोध करना शुरू किया आपके, सड़कों पे उतर आए ये लोग इसके खिलाफ। ठीक है ना। तो यहाँ से ये झगड़ा शुरू होता है आपके। तो यमन का मुद्दा ये है। और अब ये लोग जो है आपके समुद्री क्षेत्र में लूटपाट भी कर रहे हैं, जहाज़ों को लूट रहे हैं। तो इस वजह से भी जो है ये मुद्दा चर्चा में बना हुआ है। तो आपके यमन में अशांति का कारण भी वही शिया सुन्नी का मुद्दा है। फिर यहाँ पे यमन में आपके अलकायदा भी आ गया। अलकायदा की जो शाखाएं यहाँ स्थापित हो गई कि अल कायदा इन अरब पेनिनसुला। ठीक है ना। जैसे मल्टीनेशनल कंपनियों की ब्रांच होती है, वैसे अब इनकी ब्रांचें खुलनी शुरू हो गई यहाँ पे। ठीक है। इसी तरह जो है अल नुसरा फ्रंट है वो भी यहाँ पे प्रभावी था। तो एक तरह से ये, और फिर यहाँ पे सऊदी अरब जो है वो सुन्नी सरकार को समर्थन दे रहा था। ठीक है। तो ये सब ओदी जाति को अपने खिलाफ लगी, तो फिर उन्होंने जो है यहाँ पर ये जो जहाज वगैरह को इनका लूटना शुरू कर दिया, क्योंकि अमेरिका सऊदी अरबिया को सहयोग कर रहा था। तो ये लोग एक तरीके से खिलाफ हो गए आपके। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें इस क्षेत्र में आपके रही। फिर इसी तरीके से आईएसआईएस का मुद्दा था आपके शुरुआत में। तो ये आईएसआईएस था, इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड सीरिया। ठीक है ना। और अल जरकावी जो आपके ओसामा का सहयोगी था, उसने इस संगठन को बनाया था आपके। तो अल जरकावी जो था ओसामा बिन लादेन का ये सहयोगी था। बाद में अबू बकर अल बगदादी ने खुद को ही खलीफा घोषित कर दिया, क्योंकि उसका कहना था कि मैं पैगंबर साहब के वंश से जुड़ा हुआ हूँ। फिर आईएसआईएस का नाम भी आपके इस्लामिक स्टेट कर दिया गया, आईएस कर दिया गया। ठीक है। तो इस तरीके की ये चीज़ें हुई आपके। और इसको जो समर्थन दिया वहाँ पे अल नुसरा फ्रंट था, उसने आईएसआईएस को समर्थन दिया आपके, क्योंकि वो अल कायदा के खिलाफ था।
ठीक है। तो अब ये आतंकवादी संगठन भी आपस में यहाँ संघर्षग्रस्त हो गए, आपके एक दूसरे से उलझने लगे। ठीक है, तो इसने समर्थन किया। और ये दोनों संगठन जो है वो अल कायदा के खिलाफ है। ठीक है ना, सरकारों के तो खिलाफ है ही, अल कायदा के भी खिलाफ है। तो एक तरीके से यहाँ पे ऐसा जो है आपके संघर्ष शुरू हुआ, जो पूरा इस सीरिया और इराक में अपना प्रभुत्व जमाए हुए थे, क्योंकि आईएसआईएस का नाम ही था इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड सीरिया। ठीक है ना, तो सीरिया जो है इसका मेन टारगेट बना आपके। फिर इराक तो था ही वहां पे जब सद्दाम को हटाया, तो सीरिया के क्षेत्रों पे ये आईएस कब्जा करना शुरू हुआ आपके। ठीक है ना, तो एक तरफ तो अल नुसरा था आपके, और सऊदी अरब व उसके सहयोगी वो चाहते थे कि सीरिया में जो है आपके असद की सरकार हटे, क्योंकि वो शिया मतावलंबी था। तो एक पक्ष तो इसमें यह था कि आपके सऊदी अरब अल नुसरा और सऊदी अरब के सहयोगी यूएस वगैरह ये लोग। ठीक है, दूसरा पक्ष था यहाँ इस्लामिक स्टेट जो अलग से ही चल रहा था आपके। ठीक है, उसका ये था कि हम अलग से राज्य बनाएंगे। हालांकि अल नुसरा का उसको समर्थन था, लेकिन बाद में वो जो समर्थन है वो कम हो गया, और अल नुसरा को आज सऊदी अरब ने आपके समर्थन देना शुरू कर दिया, क्योंकि इस्लामिक स्टेट जो था वो सऊदी अरब के भी खिलाफ हो गया था। तो बाद में यहाँ की जो है इन दोनों के आपके एटीट्यूड में बदलाव आता है। तीसरा जो पक्ष है वो था सीरिया सेना, जो असद सरकार थी उसकी। ठीक है, वो अपना प्रभुत्व चाहते थे और ये इसके खिलाफ थे। तो सीरिया सेना प्लस असद जो सरकार है, और प्लस इनके सहयोगी जो है रूस और चीन तुर्की, ये लोग थे आपके। तो मेन खुलकर जो साथ में आए रूस व तुर्की। तो ये एक तरीके से त्रिपक्षीय संघर्ष जो है वो आपके सीरिया में शुरू हुआ। फिर यहाँ पे जो अलेप्पो और ऐसे नगर थे उन पर कब्जा किया गया आईएस द्वारा। बाद में सीरियाई सेना ने इन पर वापस कब्जा किया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपके चली। तो अब आपको यहाँ पे देखना है कि पश्चिम एशिया में जो मेन मुद्दा क्या है। एक तो अरब इसराइल, दूसरा है यमन का मुद्दा, तीसरा है आपके सीरिया का संघर्ष, चौथा है ये आतंकवादी संगठन, पांचवा है इराक में राजनीतिक अस्थिरता, और अब है जो नया मुद्दा है ईरान और इसराइल का संघर्ष आपके। तो ये सब चीज़ें पश्चिम एशिया को हाईलाइट करती है। अमेरिका ने पश्चिम एशिया से जो है एक तरीके से बैकफुट पे आ चुका था पहले ओबामा के टाइम, लेकिन अब वापस जो है इस क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाने लगा है। ठीक है, तो वापस हाईलाइट हो रहा है आपके वेस्ट एशिया का भू राजनीतिक क्षेत्र। भारत के इस क्षेत्र में क्या हित है? तो भारत के हित, हमारा सबसे पहला हित तो है ऊर्जा आवश्यकता है, हमारी एनर्जी डिमांड जो है। तो हमारा अधिकतर तेल यहीं से आता है, पेट्रो प्राकृतिक गैस यहीं से आती है, आपके केमिकल फर्टिलाइजर्स भी यहीं से आते हैं। ठीक है, पहले तो ये। दूसरा है हमारे जो लोग हैं भारतीय कामगार जो है मजदूर यहाँ पे कार्य करते हैं, और वो सबसे ज़्यादा जो रेमिटेंस है यहीं से भारत को भेजते हैं, सारा पैसा यहाँ से भेजते हैं आपके। तो दूसरा हमारा है कि हम उन लोगों को कैसे सुरक्षित रखें आपके, जैसे एयरलिफ्ट वगैरह हमने किया था, तो ये भी हमारी एक प्रायोरिटी है। फिर एनर्जी डिमांड की प्रायोरिटी है, फिर हम बैलेंस करके चलना है। ठीक है ना, कि ईरान से और यहाँ से हमें जो आपके सहायता मिलती है, ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में। फिर हमारा जो अच्छा बहर बंदरगाह है आपके, इसका हम विकास कर रहे हैं ईरान में, ताकि हम सेंट्रल एशिया से जुड़े और वहाँ से भी हमारी ऊर्जा ज़रूरतें पूरी हो आपके। ठीक है, चाहे तापी प्रोजेक्ट हो, ठीक है ना, चाहे तुर्कमेनिस्तान से गैस वगैरह लानी हो, तो वो शाह बहर बंदरगाह से अपन कनेक्ट करने की बात करते हैं। तो इसलिए भी हमारे हित है। और चौथा, यहाँ पे जो राजनीतिक अस्थिरता होती है, आतंकवाद जो है आपके, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद मजबूत होता है, तो ये हमारे भी हितों को प्रभावित करता है। जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी संगठन है उनको यहाँ से फायदा मिलता है, और हमारे भी कई लोग जो है यहाँ पे आईएस में काम करने गए थे, आप लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो इस तरह की जो चीज़ें जो हमारी सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करती है, तो ये जो क्षेत्र है आपके हमारे लिए इन सब कारणों से महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जो है पहला जो अपन ने भू राजनीतिक क्षेत्र जो देखा था वो आपके पश्चिम एशिया देखा, और पश्चिम एशिया में जो मेन मुद्दे क्या है उन सब की बात जो है वो मैंने इस क्लास में आप लोगों के सामने रखी, कि क्या क्या मुद्दे थे, किस तरीके से बात आती है आपके। ठीक है ना, तो ये सारे जो है हमने देखे कि इजराइल फिलिस्तीन से लेके और यहाँ तक आपके क्या है, किस तरीके से
चीज़ें चलती है। फिर ये हमारा अग्निबाण बैच है, ये आपके 9 जुलाई से शुरू हो रहा है। इसकी जो जो आपके हमने कीमत रखी है बैच की वो ये है, और इसमें पूरा आपको पढ़ाया जाएगा प्री और मेंस का, पूरा फाउंडेशन का है। साथ में आपको जैसे अभी नोट्स जो बना रहा हूँ मैं, वैसे ही नोट्स हम बनवाते हैं क्लास में, ठीक है, ताकि बच्चों को अलग से चीज़ें ना करनी पड़े, बिल्कुल ऑफलाइन की तरह जो है क्लासें चल रही है आपके। तो इस बैच का आपको फ़ायदा मिलेगा। जो स्कॉलरशिप टेस्ट में भी जिनका जो है परसेंटेज आएंगे, तो उसको उन लोगों को इसी बैच में ही जो है हम ये बेनिफिट देंगे। और स्वर्णगिरी बैच जो है ये हमारा प्रीलिम्स का बैच है। इसमें आपको प्रीलिम्स की जितनी भी सब्जेक्ट है वो अपन करवाएंगे, और जो प्रीलिम्स और मेंस में कॉमन है तो उसको दोनों हिसाब से आपके करवाएंगे। बाकी जैसे रीजनिंग मैथ्स है वो प्री के हिसाब से ही रहेगी आपके। तो ये सारी बातें। फिर आपके इसके बाद अपन बात करते हैं सेंट्रल एशिया की, यानी कि मध्य एशिया का भू राजनीतिक महत्व। तो सेंट्रल एशिया का क्या भू राजनीतिक महत्व है, उसकी बात जो है वो अपन अब करेंगे। जब बात मध्य एशिया के भू राजनीतिक महत्व की आती है, तो यहाँ पर भी जो है हमें ये देखना है कि इसका किस प्रकार से महत्व है। तो अगर अपन राजनीतिक रूप से देखें, राजनीतिक महत्व क्या है, तो इसकी जो आपके राजनीतिक महत्व में यहाँ पे बड़ी महाशक्ति आपके, ठीक है, रूस, चीन, भारत व आपके यूरोपियन यूनियन, तो इनके बीच में आपके ये क्षेत्र आता है आपके। तो राजनीतिक रूप से ये महत्व है। भौगोलिक रूप से तो इसका महत्व ही, ठीक है ना, क्योंकि इन्हीं क्षेत्रों को कनेक्ट करता है, इसलिए भौगोलिक रूप से भी अपन इसके महत्व को समझ सकते हैं। तो ये आपको सारी बातें बताने की, भौगोलिक रूप से क्या महत्व है, राजनीतिक रूप से क्या महत्व है। भौगोलिक रूप से ये हो गया कि इन क्षेत्रों को आपस में कनेक्ट करता है आपके, यानी कि आपको इसको आप भी इस तरीके से देख सकते हो, भौगोलिक महत्व क्या है, ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस क्या है आपके। भौगोलिक महत्व ये है कि एक तो पश्चिम एशिया को पूर्वी एशिया से कनेक्ट करता है, पश्चिम एशिया को अफगानिस्तान से दक्षिण एशिया से कनेक्ट करता है सही तरीके से, ठीक है। फिर जो है रूस को कनेक्ट करता है दक्षिण एशिया से, और आपके पूर्वी यूरोप या यूरोप को कनेक्ट करता है ये पूर्वी एशिया से, स्थल मार्ग से, और दक्षिण एशिया से। तो ये इसकी लोकेशन है, यानी अपने भारत के ऊपर जो भाग है ये आपके इस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जाता है, सेंट्रल एशिया। तो इसके जो अगर आपको पूछे परीक्षा में कि भौगोलिक महत्व क्या है, तो भौगोलिक महत्व जो है वो आपके ये है जो मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है ना। तो इस तरीके से चीजें आपको दिमाग में रखनी है। फिर अगर इसकी बात करें अपन आर्थिक महत्व की, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ के जो देश है वो CAR कहलाते हैं, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स कहलाते हैं आपके, ठीक है। तो CAR के कंट्री यही माने जाते हैं। आर्थिक महत्व की अगर बात की जाए आपके, तो आर्थिक महत्व में देखो यहाँ पर भी हाइड्रोकार्बन के भंडार है, कजाकिस्तान में तेल के भंडार है, ठीक है। इसी तरह कैस्पियन सागर वाला इलाका तेल के लिए, पेट्रोलियम के लिए, ये तो आपके तेल है यहाँ पे। तुर्कमेनिस्तान में जो है गैस के भंडार है, प्राकृतिक गैस यहाँ पे है, प्राकृतिक गैस के भंडार है आपके। इसी तरह कजाकिस्तान में यूरेनियम के भंडार है आपके, ठीक है ना। आणविक जो ऊर्जा है उस हिसाब से भी महत्वपूर्ण है ये आपके। तो सबसे बड़े जो है यूरेनियम के भंडार यही माने जाते हैं आपके कजाकिस्तान में। तो इस हिसाब से भी ये क्षेत्र आपके महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। फिर तो नेचुरल रिसोर्सेज में तो ये आपके आ गए। फिर यहाँ पे जो LSR गुजरता चीन का, जिसको अपन बोलते हैं लैंड सिल्क रूट, यानी कि स्थल रेशम मार्ग, जो कि आपके
BRI का पार्ट है, ठीक है। जो BRI प्रोजेक्ट है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसका एक तो भाग है स्थल और एक है LSR, सॉरी MSR, मेरीटाइम सिल्क रूट, यानी समुद्री रेशम मार्ग। तो ये यहाँ से गुजरता है आपके LSR, ठीक है। फिर चौथा जो इम्पोर्टेंस है वो आपके नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर गुजरता है कैस्पियन सागर से, जो आपके रूस को ईरान से जोड़ता है आगे हिंद महासागर से। तो इस हिसाब से भी ये मायने रखता है। तो ये इसके आर्थिक महत्व की बात है आपके। सामरिक महत्व क्या है इसका, स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, इसमें क्या क्या चीजें आएगी। तो अगर अपन देखें सामरिक महत्व में, तो एक तो इसकी लोकेशन महत्वपूर्ण है भौगोलिक रूप से। फिर यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का मुद्दा यहाँ पर भी है आपके। फिर कुछ अलगाववादी तत्व है इस क्षेत्र में, ठीक है ना, जैसे उइगुर वगैरह, ये लोग हैं आपके सेपरेटिस्ट, जिसके कारण चीन यहाँ पे चिंतित है आपके। जियांग प्रांत जो पश्चिमी प्रांत है आपके, उरूम की जिसकी राजधानी है, वो वाला क्षेत्र। तो ये आपके सामरिक महत्व का क्षेत्र है। फिर यहाँ पे स्वर्णिम चतुर्भुज है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है आपके, जो कि नार्को ट्रेड के लिए जाना जाता है। स्वर्णिम जो त्रिकोण है वो तो थाईलैंड और इधर है म्यांमार में, ठीक है। और स्वर्णिम चतुर्भुज ये है जिसमें अफगानिस्तान से ये वाला जो ओपीएम वगैरह इनके लिए महत्वपूर्ण है, और इनका पैसा इन संगठनों को जाता है, अलगाववादी और आतंकवादियों को। तो ये सारे मुद्दे हैं जो आपके इस क्षेत्र को महत्वपूर्ण बनाते हैं। कौन कौन से, राजनीतिक, भौगोलिक कारक, फिर हुए आर्थिक महत्व और या सामरिक महत्व। तो सेंट्रल एशियन जो रिपब्लिक है वो आपके ये वाला भाग है। तो अगर अपन इसकी बात करें तो ये जो क्षेत्र है आपके, इस तरीके से अपन देख सकते हैं। ये आपके कैस्पियन सागर झील हुई यहाँ पे, यहाँ से यूराल पर्वतमाला शुरू हो जाता है आपके ऊपर, ठीक है। और ये वाला जो क्षेत्र है पूरा आपके, ये आपके इसमें आता है, जिसमें CAR यानी ये 5 देश है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। नीचे अफगानिस्तान वाला भाग, उसको साउथ एशिया में भी रखता है कई बार, वो इसमें भी रखा जाता है आपके। तो CAR जो है मेन आपके, वो ये वाला इलाका है। तो अब इसमें जो है इन क्षेत्रों की बात है, तो देखो ये कनेक्टिविटी पश्चिम एशिया से हो गई, पूर्वी एशिया से, दक्षिण एशिया से, ऊपर हो गया रूस, और ये यहाँ से आपके ईरान तक पहुँचता है आपके, ठीक है ना, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। तो इस वजह से ये क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण है आपके, और यहाँ पे नार्को ट्रेड और इन सब के लिए भी महत्वपूर्ण है ये। और फिर यहाँ चीन का जो वेस्ट पार्ट है, झेनजियांग प्रोविंस है, तो वहाँ पे उइगुर जो सेपरेटिस्ट है, उनकी जो भूमिका इस क्षेत्र में बढ़ रही है। फिर अफगानिस्तान में नाटो की कार्यवाही हुई, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है ना, नाटो की जब अफगानिस्तान में कार्यवाही हुई तालिबान के खिलाफ, ठीक है। तो इससे भी ये क्षेत्र काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि यहाँ पर आपके मिलिट्री बेस, एयरफील्ड यहाँ पे स्थापित किए गए नेटो के द्वारा भी, ठीक है ना। और चीन ने भी यहाँ पर अपनी भूमिका बढ़ाई, रूस ने भी बढ़ाई कि कहीं नेटो का एक्सपेंशन इधर से नहीं हो जाए। तो ये सब चीज़ें थी जिसके कारण भी सेंट्रल एशिया जो है वो आपके हाईलाइट रहा। तो इस सब चीज़ों के कारण ये है आपके महत्वपूर्ण। अब इसमें इन महाशक्तियों के क्या हित है, रूस इस क्षेत्र में अपनी भूमिका क्यों बढ़ाना चाहता है, चीन क्यों चाहता है, भारत क्यों चाहता है, यूरोपियन यूनियन क्यों चाहता है, और USA क्यों चाहता है, ठीक है। तो वो अपन देखते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि मध्य एशिया में रूसी हित कौन से है। तो सबसे पहले बात आती है रूसी हितों की। कौन से रूसी हित जो है वो आपके सेंट्रल एशिया में आते हैं। तो अगर रूसी हितों की बात करें तो रूसी हितों में आपके क्या क्या आएंगे। तो रूसी हितों में एक तो आएगा आपके नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। तो रूस जब पूर्वी यूरोप में इतने संघर्ष चल रहे हैं और उसको काला सागर से आपके भूमध्य सागर तक की कनेक्टिविटी नहीं दे रहे हैं यूरोप के देश, नेटो वगैरह, ठीक है, क्योंकि पूर्व में जो है रूस आपके उस क्षेत्र में ठंडी जलधाराएं चलती है, तो वहाँ ट्रांसपोर्टेशन हो नहीं सकता आपके साइबेरिया वाले भाग में। ऊपर आर्कटिक सी आ गया, ठीक है। तो फिर रूस के पास बाहर निकलने के जो रास्ते हैं समुद्र मार्ग तक अपनी पहुंच बनाने के, वो बहुत ही कम है। इस वजह से रूस के लिए ये क्षेत्र मायने रखता है आपके। तो वो कैस्पियन सागर से होते हुए जो है रूस आपके इस ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के जरिए यहाँ तक पहुंच सकता है, हिंद महासागर तक। तो एक तो आपके ये है उसकी सबसे बड़ी आपके इंटरेस्ट जो है वो।
दूसरा जो इंटरेस्ट है यहाँ पे कि वो नेटो के विस्तार पर रोक लगाना चाहता है कि कहीं पर इसका विस्तार इस क्षेत्र में नहीं हो जाए, क्योंकि नेटो का वैसे ही दोहरा विस्तार हो रहा है अब, ठीक है ना, वो अब यूरोप के दायरे से बाहर निकल चुका है, ठीक है ना। तो ये तो नेटो के विस्तार पर रोक, क्योंकि नेटो जो है वो एनसर्कलमेंट कर रहा है, रूस की घेराबंदी करता है आपके, ठीक है, तो घेराबंदी से बचना चाहता है इसकी। फिर यहाँ मादक पदार्थ जो नार्को वगैरह है आपके, मादक पदार्थों की तस्करी, वह अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद। तो एक मुद्दा ये भी आपके, ठीक है ना। तो रूस में भी जो दक्षिणी क्षेत्र में अलगाववादी है आपके, तो कहीं पे उन लोगों को सपोर्ट नहीं मिल जाए, तो वो चाहता है कि यहाँ पर ये चीज़ें भी खत्म होनी चाहिए, क्योंकि उसकी सुरक्षा के लिए भी ये एक तरीके से खतरा है। फिर आपके रूस चाहता है यूरोपियन आर्थिक कम्युनिटी जो है उसका विस्तार हो आपके, जो यूरोपियन यूनियन को काउंटर बैलेंस करने के लिए एक तरह से आर्थिक समुदाय का विस्तार हो, ईईसी का, ठीक है। तो ये देश जो है वो उसकी गिरफ्त में रहे आपके, तो ये सारी चीज़ें। और फिर रूस जो है अपने पश्चिमी एशिया के जो सहयोगी है जैसे ईरान वगैरह है, इनको सपोर्ट यहीं से कर सकता है आपके, फिलिस्तीन वगैरह को, ठीक है। तो पश्चिम एशिया के अपने सहयोगियों को किस तरीके से सहायता पहुंचाए, उसके लिए भी सीएआर जो है वो महत्वपूर्ण है। अपने सहयोगियों को सहायता, तो ये सारी मुद्दे जो हैं वो आपके महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो अगर जब इस बात अगर आपके आती है कि भाई रूस के इस क्षेत्र में कौन से हित है, तो वो आपके ये हित है। फिर आपके आते हैं चीन के, चीन यहाँ पे क्यों इंटरेस्ट दिखाता है आपके इस क्षेत्र में। तो चीन के क्या हित हो सकते हैं इस क्षेत्र में, तो चीन के हितों को एक तो अपन बात करें कि जो उइगुर अलगाववादी आपके पश्चिमी चीन में जो सक्रिय है, ठीक है। तो ये मध्य एशिया में ये एक्टिव है आपके, ठीक है। ये एक एथनिक ग्रुप है आपके, जो नरजातीय समूह है, जो चीन में एक तरह से अलगाववादी या जो उनका झेनजियांग प्रांत है वहां से एक अलग जो है आपके क्षेत्र की स्वायत्तता की ये मांग करते हैं। जैसे तिब्बत वाली समस्या वैसी ये समस्या है जिसका चीन को सामना करना पड़ रहा है आपके, ठीक है ना। तो वो एक मुद्दा जो है वो इस क्षेत्र में काफी प्रभावी है। तो चीन चाहता है कि इन पर अंकुश रहे, ताकि इस तरह की पृथकतावादी भावना यहाँ पर नहीं फैले, क्योंकि ये जैन जियांग अपने अक्सर चीन से ऊपर लगा हुआ वही भाग है आपके, और उरुम की उसकी राजधानी के रूप में जाना जाता है आपके, ठीक है ना। दूसरा, यहाँ चीन चाहता है कि अमेरिकी प्रभुत्व कम हो, क्योंकि वो अपने हितों के इसको भी खिलाफ मानता है, तो अमेरिकी प्रभुत्व को कम करना चाहता है, डोमिनेंस को कम करना चाहता है। फिर उसकी जो बीआरआई प्रोजेक्ट है उसके लिए तो ये क्षेत्र महत्वपूर्ण है ही आपके, ठीक है। तो बीआरआई का जो पार्ट मैंने अभी बताया आपको, एलएसआर, यानी कि ये चीन को जोड़ेगा आपके इटली तक, स्पेन तक, ठीक है ना। तो ये जो है स्थल मार्ग के जरिए जुड़ना चाहता है, और इस पे पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, और ये लगभग प्रोजेक्ट उनका आपके शुरू हो चुका है। तो उसमें जो है चीन चाहता है कि किसी तरह का कोई आपके बाधाएं ना आए, तो इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है। और चीन की भी ऊर्जा आवश्यकताएं मध्य एशिया पूरी करता है, ठीक है। कजाकिस्तान में और चीन ने जो है खूब सारा निवेश कर रखा है आपके पेट्रोलियम वगैरह के लिए, तो इस वजह से भी ये क्षेत्र महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चीन के हित भी अपनी तरह ही है। तो चीन ने अपने हितों की पूर्ति के लिए जो है यहाँ पे ब्रिक्स जो है उसको मजबूत किया, सॉरी ये आपके एससीओ को मजबूत किया इस क्षेत्र में, ठीक है ना। तो एक तो संघाई सहयोग संगठन को, और अभी पिछले साल जो है C+C5 ये वार्ता हो रही है। C5 का मतलब ये जो CAR वाले 5 देश है और चीन जो है उनके बीच में, और इन लोगों ने जो है आपके एक तरीके से डिक्लेरेशन घोषणा पत्र की जो है वो आपके बात की है आपके, ठीक है ना। तो ये सब जो है हम चीज़ें यहाँ पे देखते हैं आपकी, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों के माध्यम से जो है चीन चाहता है कि इस क्षेत्र में उसकी पकड़ मजबूत रहे आपके, तो ये चीन के हित है। इसी तरह से भारत के क्या हित है इसमें, या यूएसए के पहले अपन देख लेते हैं क्या हित है, फिर भारत की बात करेंगे लास्ट में।
यूएसए के हित। तो यूएसए जो है वो तो एक तो आपके यूएसए के आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में ये पहले महत्वपूर्ण था, लेकिन अब जब से अमेरिका की सेनाएं जो है यहाँ से हट चुकी अफगानिस्तान से, तो अब वो उतना मायने नहीं रखता, लेकिन उस समय ये मायने रखता था अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में। लड़ाई में महत्वपूर्ण था। फिर ये जो रूसी सहायता मिलती है पश्चिमी एशिया के देशों को, और वो उन देशों को मिल रही जो अरब और आपके इजराइल और अमेरिका के विरोधी है। ठीक है, तो अमेरिका नहीं चाहता कि इस क्षेत्र से जो सहायता है, रूसी सहायता है, उन देशों को मिले आपके। ठीक है ना, तो पश्चिम एशिया के देशों को, एशिया में यूएसए व इजराइल विरोधी देशों को मिलने वाली सहायता, रुके। ठीक है, तो इस पर भी जो है वो आपके ध्यान दे रहा है। तो दूसरा जो महत्वपूर्ण वो ये है, फिर वो आपके चाहता है कि नेटो जो है वो अब यूरोप से बाहर निकलकर इस क्षेत्र में भी उसकी प्रेजेंस बढ़े आपके, नेटो प्लस। ठीक है ना, तो वो सारी बातें जो है वो आपके अमेरिका चाहता है, ताकि यहाँ पे रूस और चीन को काउंटर बैलेंस किया जा सके। तो ये सारे मुद्दे जो है वो यूएसए के है। भारत के क्या हित है पश्चिम आपके सॉरी मध्य एशिया में, सेंट्रल एशिया में। ठीक है ना, तो हमारे जो इंटरेस्ट है वो एक हमारे भी चीन की तरह पहला तो है ऊर्जा आवश्यकता। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, यूरेनियम, ये संसाधन हमें भी चाहिए, तो इसकी पूर्ति हो। तो कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये देश इस मायने में महत्वपूर्ण है, तो हमारे संबंध भी इन देशों के साथ बढ़िया हो, इसलिए हम चाहते हैं कि वो चीज़ें हो। फिर जो है तजाकिस्तान में हमारा वायु सैनिक अड्डा भी है फरकोई में। फरकोई सैन्य अड्डा है ये भारत का, इसकी सुरक्षा हम चाहते हैं। ठीक है ना, और ये जो अड्डा है ये आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भी काफ़ी हद तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपके। ठीक है ना, फिर आपके जम्मू कश्मीर में जो आतंकी गुट है अलकायदा, आप ये जो लश्कर ए तोयबा है, जैश ए मोहम्मद है, ठीक है, जम्मू कश्मीर के आतंकवादी संगठनों को सहायता मिलती है आपके यहाँ से। तो नार्को ड्रग आपके ड्रग ट्रैफिकिंग वगैरह होती है, तो उससे ये चीज़ें आती है। और भारत चाहता है कि इस क्षेत्र में एससीओ वगैरह, पहले भारत ने आरआईसी भी बनाया था आपके, रशिया, इंडिया और चाइना। ठीक है, एक ट्रायंगुलर बनाया था। तो भारत की यहाँ पे ये रहा है कि रिक हो प्लस एससीओ हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें मध्य एशिया में आए तो एक बहुपक्षीय मल्टीलेटरल जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो आपके मजबूत हो। बहुपक्षीय विश्व व्यवस्था मजबूत हो, तो इस पर जो है हमारा फोकस रहता है। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। तो हमारे जो इंटरेस्ट है वो आपके ये है सेंट्रल एशिया में। ठीक है ना, अब इसके बाद जो है कौन कौन सी ऐसी चीज़ें आई आपके, ठीक है, इस क्षेत्र में कौन से संगठन कार्य कर रहे हैं। तो पहला तो मैंने आप लोगों को बताया था, रशिया, इंडिया, चाइना, ये एक ट्रायंगुलर था। 2003 में आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी, इन पर अंकुश लगाने के लिए बनाया गया था। फिर कल्चरल रिलेशन मजबूत हो, व्यापार वाणिज्य हो और मल्टी लेटरल वर्ल्ड ऑर्डर बने। कि यूएस के जो एकाधिकारवादी विश्व व्यवस्था थी उसके खिलाफ ये जो एक कॉन्सेप्ट वाजपेयी जी की सरकार के टाइम काफ़ी आपके चर्चा में रहा था। ठीक है ना, तो इसमें मेन मुद्दा था वो था एक तो आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाना। तो तीनों देश इस पर जो है आपके सहमत हुए। आरआईसी का एक उद्देश्य यह था। फिर सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना, तो मध्य एशिया के जरिए ही हो सकता है, क्योंकि तीनों देश आपस में कनेक्ट इसी के जरिए हो सकते हैं। मजबूत करना, व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा देना,
तो इससे अलगाववाद ये समस्या अपने आप खत्म होगी। हमारे मेडिकल के भी खूब सारे स्टूडेंट यहाँ पे है, आपके मेडिकल करने गए हैं, ठीक है ना। तो ये भी हमारे एक इंटरेस्ट है सेंट्रल एशिया में आपके, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें, और बहुपक्षीय विश्व व्यवस्था की स्थापना, जो ओस यूनिवर्सिटी है कजाकिस्तान की, फेमस है, यहाँ भारत के स्टूडेंट खूब है वहाँ, ठीक है। बहुपक्षीय विश्व व्यवस्था की स्थापना हो। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके आरआईसी का मेन उद्देश्य माना गया। फिर आरआईसी के समय आपके पैरेलल जो संगठन चल रहा था वो आपके था एससीओ, संघीय सहयोग संगठन। पहले ये संघई 5 के नाम से जाना जाता था आपके, और बाद में इसका जो नाम है वो संघई सहयोग संगठन के नाम से हुआ। तो 1997 में तो ये संघई 5 कहलाता था, 3 और आपके 4 देश जो थे। लेकिन बाद में इसका नाम ये कर दिया गया 2001 में, और बीजिंग को इसका मुख्यालय बनाया गया आपके, चीन में जो है वो आपके इसका मुख्यालय बना संघीय सहयोग संगठन का, ठीक है। और इसके जो सदस्य है उसमें 5 तो CAR वाले जो आपके देश है, ठीक है ना। तो उसमें जो है आपके शुरुआत में जो है वो देश जो थे ये थे, ठीक है ना। उसमें आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पहले जो संघीय 5 था तो उसमें 4+1 थे, ठीक है ना। बाद में जो है रूस शामिल हो गया इसमें, तो रूस, चीन, ये 2 तो है ही आपके। कौन से? तुर्कमेनिस्तान इसमें नहीं है। फिर भारत सदस्य बना, भारत बना तो फिर पीछे पीछे पाकिस्तान भी बना, ठीक है। तो ये देश जो है वो आपके इसमें। तो बाद में 2017 में जो है अस्ताना में सम्मेलन हुआ था, कजाकिस्तान की राजधानी, ठीक है ना। वहाँ पे जो है इसका सदस्य भारत बना और पाकिस्तान भी बना। तो 2017 में भारत प्लस पाकिस्तान सदस्य बने, और पिछले साल जो है वो आपके ईरान जो है वो सदस्य बना 2023 में। तो 2023 में ईरान हो गया, तो अब जो संख्या है वो आप गिन लो, तो 3 ये हो गए और 5 ये, तो 8 देश जो है वो सदस्य। ऑब्जर्वर के तौर पे बेलारूस और मंगोलिया यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते संघीय सहयोग संगठन में। उद्देश्य क्या है इसके? इसके उद्देश्य ये है कि मध्य एशिया में शांति और व्यवस्था को बनाए रखना, महाशक्तियों की प्रतिद्वंदिता से इस क्षेत्र को बचाना, आतंकवाद और मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाना, और आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना। यानी कि मेन ऑब्जेक्टिव वही है जो RIC जैसे ही थे, कि एक तो मध्य एशिया में शांति और व्यवस्था को बनाए रखना, पहला आपके। दूसरा ये है कि जो महाशक्तियां उनकी प्रतिस्पर्धा से इस क्षेत्र को अलग रखना। तीसरा आतंकवाद और मादक पदार्थों की तस्करी पर नियंत्रण, और चौथा है आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत बनाना। तो ये मुद्दे जो है वो आपके संघीय सहयोग संगठन में आते हैं। तो इस तरीके से ये आपके महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो मध्य एशिया की जो भू राजनीति है उसकी बात मैंने आप लोगों को बताई कि किस तरीके से क्या क्या मुद्दे आते हैं। तो ये 2 संगठन जो है वो आप, ये तो एक तरह से मंच फोरम था आपके, और ये आपके संगठन है। ये तो एक स्ट्रेटजिकल आपके फोरम था, RIC कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, जैसे ब्रिक्स वगैरह ना उस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। और SCO जो है वो आपके एक संगठन है जो मध्य एशिया का सबसे महत्वपूर्ण संगठन है। और अब चीन जो है वो अलग से इन देशों के साथ बात करता है, तो उसको C+C5 कहा जाता है आपके। तो उसमें CAR के जो 5 देश है, 3 तो ये और तुर्कमेनिस्तान और आपके कजाकिस्तान, वो हो गए, प्लस चीन हो गया। तो इस C का मतलब जो चीन है, और इस C का मतलब है CAR। तो इनके साथ जो है वो आपके नई वार्ताओं की शुरुआत जो है वो कर रहा है आपके, ठीक है ना। और जिनान जो डिक्लेरेशन है पिछले साल जो है चीन ने इसी उद्देश्य से बनाया है कि इस क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित करे आपके। तो वो सारी बातें जो है वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये मुद्दा जो था वो आपके था सेंट्रल एशिया का। फिर आपके इसके बाद जो मुद्दा आता है पूर्वी एशिया का भू राजनीतिक महत्व और संघर्ष। तो पूर्वी एशिया और आपके हिंद महासागर का क्या भू राजनीतिक महत्व है, क्या मुद्दे हैं, वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है ना। तो इस क्लास में तो मैंने आप लोगों को सारा ये बताया कि एक तो पश्चिम एशिया का क्या मुद्दा है, और एक आपके मुद्दा दूसरा जो था वो सेंट्रल एशिया का। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें जो मुद्दा आएगा आपके हिंद महासागर का मुद्दा, पूर्वी एशिया का मुद्दा, और साउथ ईस्ट एशिया का भू राजनीतिक महत्व है। तब जाके आपके ये जो भू राजनीतिक महत्व वाला टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो 2 क्लास में ये चीज़ें आपकी होगी ताकि आसानी से आप लोग इसको समझ सको। क्लियर होगी बात?
तो आज इतना ही करेंगे अपन। बाकी जो है, जो हमारी नेक्स्ट जो इसका पार्ट 2 आएगा, उसमें आपके बाकी जो है वो मुद्दे मैं आप लोगों को करवाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग ये क्लास भी देख लेना, और जो दूसरी क्लास है वो लोग भी आप लोग देखना, ताकि इस बार RS मेंस में आप लोगों के लिए ये फायदेमंद साबित हो। ठीक है, थैंक यू।